एवरीवन। आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ इरिगेशन। अभी तक हमने इस चैप्टर में कई सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं, जहां हमने सीखा कि किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए, कैसे यील्ड को इंक्रीज़ किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटीज़ के सीड्स का सिलेक्शन करना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उन सिलेक्टेड सीड्स को सो करना यानी कि बोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। सोइंग के भी पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको चेक करना पड़ता है कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं। सॉइल के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं है सॉइल में। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर किसी सॉइल में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो फिर जो प्लांट ग्रोथ है, जो क्रॉप प्लांट ग्रोथ है, वो अफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसी ही एक और बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज़ इरिगेशन, जो कि क्रॉप कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की एंड दैट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में शायद इरिगेशन को हम सिंचाई बोलते हैं, है ना। जिस तरीके से हमारे घरों में जो भी पौधे लगे होते हैं उन प्लांट्स में हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम उनको पानी डालते हैं, उनकी वाटरिंग करते हैं। सिमिलरली जब खेतों में लार्ज स्केल पे जब हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उन क्रॉप प्लांट्स को भी टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल्स पे पानी सप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है क्रॉप प्लांट्स को वाटर सप्लाई करने की, इसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है इरिगेशन की, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम जब हम खेतों में फार्मिंग के टाइम पे जो क्रॉप प्लांट्स लगे होते हैं उनको जब हम वाटर सप्लाई करते हैं उसी को हम कह देते हैं इरिगेशन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम ह्यूमन बीइंग्स एक भी दिन पानी के बगैर रह सकते हैं, यानी कि अगर आपने एक चैलेंज लिया है, वैसे तो लेना नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, हमने एक चैलेंज लिया है कि हम 24 आवर्स तक जो है ना पानी पिएंगे ही नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? हमको तो इतनी प्यास लगेगी कि हम बिना पानी के रह ही नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई सा भी सीज़न हो। गर्मियों में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बारिश में और ठंड में थोड़ी कम लगती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी ठंडक होती है। गर्मियों में हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसकी प्यास भी हम बोलते हैं कि ज़्यादा हमें लगने लगती है। तो चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, लेकिन हम 24 आवर्स तक बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो अगर हम नहीं रह सकते हैं तो हमारे जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जो हमारे जो खेत होते हैं, खेतों में जो पौधे लगे होते हैं, वो भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इरिगेशन की जो प्रैक्टिस होती है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। जिस तरीके से आप सॉइल को प्रिपेयर करते हो, प्लॉइंग करते हो, टिलिंग करते हो, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हो, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का ख्याल रखते हो, तो इरिगेशन का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके घरों में आपने हो सकता है कभी नोटिस किया हो कि जो हमारे पास पौधे लगे होते हैं, अगर हमने उनमें लगातार 1-2 दिन तक जो है पानी नहीं दिया तो पत्तियां बिल्कुल मुरझा जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही खेतों में जो क्रॉप प्लांट्स लगे होते हैं, जिस भी चीज़ की आप खेती कर रहे हो, अगर उनमें प्रॉपरली जो है पानी नहीं डाला गया, वाटर सप्लाई नहीं किया गया, इरिगेशन नहीं किया गया, तो क्रॉप प्लांट्स भी अफेक्ट हो जाती है। कई बार आपने जो है ना न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में सुना होगा कि अच्छी बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो जो खेती है वो अफेक्ट हो गई, फसल बर्बाद हो गई, ये आपने सुना होगा। बहुत ज़्यादा जो बारिश होती है वो भी खेतों को नुकसान करती है, और अगर बारिश नहीं हुई, खेत सूख जाते हैं, तो वो भी खेती के लिए जो है अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ज़रूरी है कि पानी दो, जितना जिस क्रॉप को पानी रिक्वायर्ड है उतना देना ही चाहिए। ठीक है, तभी कल्टीवेशन प्रॉपर हो सकता है। चलो अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी और बात। ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए सभी क्रॉप प्लांट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है। लाइक एनिमल्स, plants also cannot survive without water for a long time. For example, if we stop watering plants grown in our home
फॉर अ कंसिडरेबल टाइम द प्लांट्स बिकम पेल, विल्ट, ठीक है, ये टी आएगा यहाँ पे, एंड अल्टीमेटली डाई। जैसे कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते, हमारे पौधे भी नहीं रह सकते। घर में जो पौधे लगे रहते हैं, अगर उनमें काफ़ी टाइम के लिए अगर पानी नहीं डाला गया तो एकदम पीले पीले हो जाएंगे, पत्तियाँ मुरझा जाएंगी, है ना, और अल्टीमेटली पौधा क्या हो जाएगा, मर ही जाएगा। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स along with water, minerals and fertilizers are also absorbed by crop. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, क्रॉप प्लांट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आखिर ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ये पानी को अब्जॉर्ब कैसे करते हैं, कैसे ये पानी का इंटेक करते हैं। तो बहुत ही आसान सी बात है, हम सबको पता है कि प्लांट्स के पास क्या होती है, रूट्स होती है। रूट्स कहाँ जाती हैं, सॉइल में जाती हैं, यानी कि मिट्टी में जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी में पानी को सप्लाई कर देते हैं, सॉइल क्या करती है, पानी को पकड़ के रख लेती है। इसीलिए ना सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसका अच्छा होना इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्रॉप प्लांट्स को पानी की रिक्वायरमेंट तो है, और पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगी, जब हम मिट्टी में पानी डालेंगे, जब हम सॉइल में पानी डालेंगे। अब अगर आपके पास एक ऐसी मिट्टी है जो कि पानी को स्टोर ही नहीं कर पा रही है, पानी को पकड़ के ही नहीं रख पा रही है, तो क्या होगा, उस रूट्स में जिस भी क्रॉप प्लांट्स की रूट डली होंगी, वो रूट्स जो है ना पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, और अगर पानी को अब्जॉर्ब नहीं किया रूट्स ने तो क्या होगा, क्रॉप प्लांट की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान से सवाल है कि क्रॉप प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में जाती हैं, मिट्टी में हम पानी डालते हैं, मिट्टी पानी को पकड़ के रखती है, और इसी पानी को रूट्स क्या करती हैं, धीरे 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 अब्जॉर्ब करती हैं, और जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ तक पहुँचा देती हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अलॉन्ग विद वाटर। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पानी में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्युबल होते हैं ना, बहुत जल्दी घुल जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इरिगेशन के टाइम पे अगर आपने फर्टिलाइजर्स डाले हैं, यानी कि जिस समय आप सिंचाई कर रहे हो अपने क्रॉप प्लांट्स में, अपने खेत में, उसी समय अगर आपने क्या करा हो, फर्टिलाइजर्स डाला हो, तो क्या होगा, फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाएगा और सॉइल में जाकर के जो है ना सेट हो जाएगा, सॉइल पकड़ के रख लेगी, और जिस समय क्रॉप प्लांट्स की रूट्स सॉइल में से पानी को अब्जॉर्ब करेंगी तो पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये चीज़ हमने फर्टिलाइजर्स वाले सेशन में पढ़ी है ना। तो यहाँ पे सेम चीज़ बोली जा रही है कि जब क्रॉप प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जब वो सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो एक आप बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंस एक ये भी हो सकती है क्या, होती ही है कि इरिगेशन की इम्पॉर्टेंस क्या हो सकती है कि इरिगेशन के थ्रू, पानी के थ्रू हम बोलते हैं कि मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, ठीक है, इसीलिए पानी डालना ज़रूरी होता है। तो प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट्स के पास 90% अप्रॉक्सीमेटली पानी होता है। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, water from the soil is lost constantly by evaporation and percolation to lower depths of the ground। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, मान लिया पानी की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप प्लांट्स को, तो एक बार डाल देते हैं या मैक्सिमम 2 से 3 बार डाल दिया, बार बार डालने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो आपने पानी डाला है ना, वो पानी जितना क्रॉप प्लांट्स को उस समय रिक्वायर्ड होगा उतना तो वो ले ही लेंगे, लेकिन जो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग पानी होगा ना सॉइल में, वो क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। कैसे लॉस हो जाता है, एवेपोरेशन। भाई जब भी कोई खेत खलियान होता है वो उसको हम कवर तो करके रखते नहीं हैं, वो तो ओपन होता है ना, तो धूप वगैरह निकलती है, सनलाइट वगैरह आती है, तो सनलाइट के कारण क्या होता है, मिट्टी में जो पानी पड़ा होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो सूख जाता है। अगर इवेपोरेट नहीं होता या जो ऊपर मतलब सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं उसमें सनलाइट पड़ती है, गर्मी के कारण पानी इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। बाकी जो नीचे वाली जो लेयर होती है सॉइल की, वहाँ जो पानी होता है वो पानी फर्दर और डीपर लेयर्स में सॉइल की चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉइल है, और इस सॉइल में आपने क्या किया है, आपने एक प्लांट को जो है ग्रो किया है, ठीक है। इसकी जो रूट्स हैं वो यहाँ तक कहीं आई हैं, और ये सॉइल की फर्दर और डीपर लेयर्स हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो पानी पड़ा होगा
यहाँ पे जो पानी पड़ा होगा, जितना रूट्स को अब्जॉर्ब करना था पानी उतना उनने कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा पानी रिमेनिंग वाटर है, यहाँ पे जो पानी पड़ा होगा वो यहाँ पे सन से जो है ना, सनलाइट के कारण या गर्मी वगैरह के कारण इवेपोरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पानी पड़ा होगा ये कहाँ जाएगा, सॉइल की जो और डीपर लेयर्स हैं वहाँ चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो वाटर का इवेपोरेशन और वाटर का पर्कुलेशन यानी कि पानी का उड़ जाना हवा में और पानी का सॉइल की डीपर लेयर्स में चले जाना, ये दोनों एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो आप ये रीज़न नहीं दे सकते हो, ये तर्क नहीं दे सकते हो कि हम अपनी क्रॉप प्लांट्स को एक बार पानी डाल देंगे, 2 बार डाल देंगे, 3 बार डाल देंगे, बार बार नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 बार तो डाल चुके ना, तो बार बार डालने की क्या ज़रूरत है। बार बार डालने की यही ज़रूरत है कि जो आप पानी डाल रहे हो वो हमेशा के लिए उस मिट्टी में नहीं रहने वाला है। जितना उस समय क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब कर सकते होंगे, जितना उनकी कैपेसिटी होगी, जितनी उनकी ज़रूरत होगी, उतना वो कर लेंगे। बाकी हम बोलते हैं कि वो लॉस हो जाता है। पानी कहाँ से लॉस हो जाता है, या तो हवा में उड़ जाएगा इवेपोरेट होकर के, या सॉइल की डीपर लेयर्स में चला जाएगा, जिसको हम पर्कुलेशन कहते हैं। सॉर्टेड। चलो अब इसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं इरिगेशन की। ठीक है, कि कई बार हम बोलते हैं कि एग्जाम में आता है ये सवाल कि इरिगेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ती है। तो देखो इधर पे, इरिगेशन बिफोर प्लॉइंग द फील्ड्स मेक द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू विच द प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स बिकम्स ईजियर। मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो जब हम प्लॉइंग और टिलिंग वाला सेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब हम जब हम खेत को जोतते हैं, जब हम प्लॉइंग की प्रोसेस करते हैं सॉइल में, तो प्लॉइंग की प्रोसेस में होता है क्या है, बेसिकली मिट्टी को खोदा जाता है ना, अंदर वाली लेयर को ऊपर लेकर के आया जाता है। तो अगर मिट्टी सूखी होती है ना, तो मिट्टी के ना ढेले बन जाते हैं, और फिर उन मिट्टी के ढेलों को, ऑब्वियस सी बात है हमको खेती करनी है ना, तो खेती करने के लिए हम बड़े बड़े मिट्टी के ढेले तो खेत में छोड़ नहीं सकते हैं। तो उन मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के लिए अलग से जो है ना उनको क्रश करना पड़ता है। एक लोहे का बड़ा सा रॉड टाइप का होता है, उससे जो है मिट्टी के ढेलों को, क्रम्स को क्रश किया जाता है, जिनको हम क्रम क्रशर भी कहते हैं। तो ये एक एडिशनल स्टेप हो जाती है। कब? अगर मिट्टी सूखी हुई। तो सूखी हुई मिट्टी पे अगर आपने प्लॉइंग की प्रोसेस की है, सूखी मिट्टी को अगर आपने जोता है, तो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बन जाते हैं। उन मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के लिए अलग से आपको उसको क्रश करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर दिया, ठीक है, मिट्टी को अगर आपने गीला कर दिया, तो क्या होता है, प्लॉइंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाती है। गीली चीज़ जो है वो, गीली मिट्टी आसानी से टूट जाती है। अगर आपने मिट्टी के बर्तन कभी बनते हुए देखे होंगे, तो मिट्टी के जो बर्तन हैं अगर वो गीले रहते हैं जिस समय वो बने होते हैं, वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, वो बहुत डेलिकेट होते हैं। और उनको अगर सुखा दिया जाए, जैसे कि गर्मियों के टाइम पे हम मटका और सुराही वगैरह यूज़ करते हैं। ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है हमारे पास सैंडी सॉइल, फिर इसके बाद में इसको सिल्ट कर लेना, इसको आप क्या कर लोगे, सिल्ट कर लोगे। ठीक है, तो एक होती है हमारे पास सैंडी सॉइल, दूसरी है हमारे पास सिल्ट, तीसरी है क्ले सॉइल, और फोर्थ है हमारे पास लोमी सॉइल। ठीक है, तो किस टाइप की क्रॉप में कल्टीवेशन हो रहा है, उस हिसाब से इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी वगैरह कि कितना इरिगेशन चाहिए है और कितने टाइम पे चाहिए, कितने इंटरवल्स पे चाहिए है, वो डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल मतलब क्या, रेत वाली मिट्टी। ठीक है ना, तो बीचेस वगैरह पे जो रेत दिखाई देती है, बिल्कुल हम उसी रेत की बात कर रहे हैं। तो रेत के पार्टिकल्स या रेत के जो सैंड ग्रेन्स होते हैं, जो अगर आप रेत के कण होते हैं, अगर आपने उसमें क्लियरली अगर आपने उसको देखा हो तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि रेत के कण होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, और गोल गोल से होते हैं। तो रेत के जो कण होते हैं, जो सीड ग्रेन्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिसके कारण उनके बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप रेत में पानी डालोगे भी ना, तो रेत पूरा का पूरा जो पानी है ना उसको छोड़ देती है, बहुत कम अब्जॉर्ब कर पाती है रेत। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेत के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, स्पेसेस उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आपने पानी डाला, वहाँ से उसने पूरा छोड़ दिया। यानी कि जो सैंडी सॉइल है ना, वो पानी को होल्ड नहीं कर पाती। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब सॉइल प्रॉपरली पानी को पकड़ के रख सके। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने जो है ना 1 ग्लास पानी डाल दिया एक पौधे में, एक उसकी मिट्टी में, तो तुरंत की तुरंत पूरा का पूरा 1 ग्लास पानी जो है
उस प्लांट की जो रूट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर ले। जितना उसको उस टाइम पे करना होगा उतना वो कर लेगी, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी पानी आ चुका है, अब अगर मिट्टी उस पानी को पकड़ के रख पा रही है, होल्ड करके रख पा रही है, तो क्या होगा, जैसे जैसे प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो होगी, वैसे 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 क्या होगा, प्लांट उस सॉइल में से, उस मिट्टी में से पानी को अब्जॉर्ब करता जाएगा। अब अगर आपने एक ऐसी मिट्टी चूज़ करी है जो कि पानी को होल्ड ही नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत पानी अब्जॉर्ब किया इसके बाद में प्लांट ने, इसके बाद में क्या हुआ, मिट्टी ने पानी को छोड़ दिया, अब फिर से पौधा सूख गया, फिर से मिट्टी सूख गई, अब पानी को चाहिए है, अब प्लांट को चाहिए है पानी, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पानी डालना पड़ेगा, है ना। तो सैंडी सॉइल का एक यही ड्रॉबैक होता है कि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उनकी बीच की स्पेसिस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो पानी को पकड़ के नहीं रख सकते। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की बहुत पुअर होती है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि उसमें जो है ना पानी आ सके, है ना, लेकिन इतना भी नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा यहाँ, कि इनके बीच में पानी टिक ही नहीं पा रहा है। तो सैंडी सॉइल में हम बोलते हैं कि वैसे तो कल्टीवेशन के लिए इसको नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर लिया भी जाता है, क्योंकि कुछ जगह पे हम बोलते हैं कि सैंडी सॉइल के ऊपर ही कल्टीवेशन होता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि इरिगेशन बहुत ही फ्रीक्वेंट होना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टाइप की हमारे पास सॉइल है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल में हम बोलते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सैंडी सॉइल से हम बोलते हैं कि छोटे होते हैं और इनकी बीच की स्पेसिस भी थोड़ी कम होती है सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स के कंपैरिजन से। तो ये पानी को जो है स्टोर करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, फिर इसके बाद में आती है हमारे पास क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल मतलब वही वाली मिट्टी है जिसके कि मिट्टी के बर्तन वगैरह जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो क्ले सॉइल की जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, और इनके बीच की जो स्पेस है वो भी काफ़ी कम होती है। तो होगा क्या कि जो क्ले सॉइल होती है हमारी, वो काफ़ी अच्छे एक्सटेंड तक पानी को पकड़ के रखती है, यानी कि जो हमारी क्ले सॉइल है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्ले सॉइल को कल्टीवेशन में यूज़ करने के लिए प्रेफरेंस नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इस सॉइल में इस सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स छोटे हैं, उनके बीच की स्पेसिस कम है, तो ये क्ले सॉइल को ज़्यादा ही पानी, बहुत देर तक पानी जो है ना होल्ड करके रखती है। अब क्या होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि जिनकी जो रूट्स है ना वो बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में जो है ना सड़ जाती है। तो क्ले सॉइल में को भी हम जितना हो सके क्ले सॉइल को जो है ना अवॉइड किया जाता है कल्टीवेशन में यूज़ करने के लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बहुत देर तक पानी होल्ड करके रखती है, और इतनी देर तक हम बोलते हैं कि क्रॉप प्लांट्स की रूट्स में अगर पानी रहेगा तो फिर वो सड़ जाएंगी, ठीक है। तो एक क्ले सॉइल जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन क्रॉप कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे अपनी लोमी सॉइल की, तो लोमी सॉइल हम बोलते हैं कि ये एक आइडियल सॉइल होती है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि ये ह्यूमस में रिच होती है, ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया ह्यूमस होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, और हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर तो खैर होगा ही होगा, ठीक है। तो ह्यूमस होगा, इसके कारण सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे, उनके बीच में स्पेसेस प्रॉपर होंगी, और स्पेसेस प्रॉपर होंगी तो उसमें पानी भी रह सकेगा, एयर भी रह सकेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली जो लोमी सॉइल हमारी वो कैसी होती है, ह्यूमस की प्रेजेंस के कारण पोरस हो जाती है, ठीक है। ह्यूमस के प्रेजेंस के कारण क्या हो जाती है, ये पोरस हो जाती है, ठीक है। तो अगर पोरस रहेगी तो अच्छी खासा ये आप बोल सकते हो कि ये वाली सॉइल पानी भी अच्छी तरीके से होल्ड करके रख सकेगी, और अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो फिर बात ही क्या है ना। तो कुल मिलाकर के ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें हम सॉइल को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स को डिवाइड कर सकते हैं, सैंडी, सिल्ट, क्लेई और लोमी सॉइल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग टाइप का इरिगेशन लगता है। अगर सैंडी सॉइल में कल्टीवेशन कर ही रहे हो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इरिगेशन लगेगा, फ्रीक्वेंट इरिगेशन, बार बार पानी डालना ही पड़ेगा। सिल्ट का अगर यूज़ कर रहे हो तो इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी पे इरिगेशन करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसकी अगर हम बात करें क्ले सॉइल की, तो इसका तो क्या ही बोलना, ये तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना पानी को स्टोर करके रख लेगी, होल्ड करके रख लेगी, तो इसमें फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम लगेगी। और लोमी सॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें मॉडरेट लेवल की इरिगेशन फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया है, जो कि
क्रॉप प्लांट्स की जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं। अब एक लास्ट बचा है सीजन ऑफ कल्टीवेशन, कि आप एग्जैक्टली किस सीजन में अपने क्रॉप प्लांट्स को कल्टीवेट करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। एक सीजन से दूसरे सीजन में वेरी करती है इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स इज हायर इन समर सीजन। ऑब्वियस सी बात है, समर सीजन में हम बोलते हैं कि इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? मैंने आपको बताया ना कि पर्कोलेशन और इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है पानी की सॉइल में, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। आप ये तर्क नहीं दे सकते कि एक बार पानी डाल दिया, 2 बार डाल दिया, और कितनी बार डालें। भाई सॉइल से तो पानी जो है इवेपोरेट हो ही रहा है और डीपर लेयर्स में भी जा रहा है पानी, है ना। तो सॉइल में पानी की कमी हो सकती है। समर सीजन में क्या होता है स्पेशली कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, धूप इतनी ज़्यादा होती है कि पानी बहुत ज़्यादा रेट पे इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि सॉइल और जल्दी सूख जाएगी। और अगर सॉइल सूख रही है इसका मतलब क्या, पानी आपको डालना पड़ेगा। और कैसे डालना पड़ेगा? ज़्यादा बार डालना पड़ेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी आपको अपनी इरिगेशन की बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग द हॉट डेज ऑफ समर देयर इज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इवेपोरेशन जो होता है पानी का सॉइल से वो फास्टर रेट पे होता है। एंड द लीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज़ इंक्रीज। जो पानी का इवेपोरेशन है वो पौधों के पत्तियों से भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो भी एक्सपोज होती हैं। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके पत्तियों पे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन होल्स से भी, यानी कि पत्तियों से भी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, मिट्टी से तो पानी इवेपोरेट हो ही रहा है, साथ ही साथ प्लांट के अंदर जो पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाता है। कैसे? तो पौधों की पत्तियों पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, होल्स होते हैं, और उन गड्ढों से प्लांट के अंदर का जो पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाता है। तो मिट्टी से तो जा रहा है, प्लांट से भी जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितने फास्टर रेट पे इवेपोरेशन होता है गर्मियों के टाइम पे। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है इरिगेशन की। ऑन दी अदर हैंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स इज कंपेरेटिवली लोअर इन द कोल्डर विंटर सीजन। ऑब्वियस सी बात है, ठंड के मौसम में जो है इतनी चटक धूप नहीं पड़ती है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो पानी का लॉस उतने फास्टर रेट पे नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की विंटर सीजन के टाइम पे कम रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थर्ड फैक्टर को भी डिस्कस कर लिया है। क्रॉप्स आर सप्लाइड फॉर इरिगेशन फ्रॉम डिफरेंट, अच्छा ये सोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इरिगेशन की रिक्वायरमेंट को जो है ना अफेक्ट करते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इरिगेशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो नदियाँ हो सकती हैं, कैनाल्स हो सकते हैं, वेल्स हो सकते हैं, ट्यूब वेल्स हो सकते हैं, डैम्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सोर्सेज हैं इरिगेशन के, जहाँ से आप पानी को लेकर के अपने पौधों में डाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है और दूसरा पानी कहाँ से लेकर के आ रहे हो, पानी का सोर्स क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलो, तो अभी तक हमने अपने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो हमने इरिगेशन की प्रोसेस क्या होती है वो समझा, इरिगेशन की ज़रूरत क्यों होती है वो समझा, उसकी इंपॉर्टेंस समझी, और इसके बाद में हमने ये देखा कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा मेथड्स की बात करते हैं कि इरिगेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स जो है ना यूज़ किए जाते हैं। एक होते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड जो कि पुराने ज़माने में चलते थे, और कुछ हमारे पास है मॉडर्न मेथड जो कि आज की डेट में फार्मर्स जो हैं यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं टोटल अभी 4 मेथड्स डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला आता है मोट। मोट को हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है, बेसिकली अगर हम डायग्राम से समझें तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली मोट या इसको हम पुली सिस्टम भी कहते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे पुली सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुआं वगैरह होता है, कुएं के ऊपर जो है पुली लगा दी जाती है, पुली के ऊपर रस्सी बांधी जाती है। रस्सी का एक एंड किसान के हाथ में होता है और रस्सी का जो दूसरा एंड है उसमें बकेट वगैरह बंधी रहती है। किसान क्या करेगा, बकेट को वेल में, यानी कि जो हमारे पास कुआं है उसमें डालेगा, उसको भरेगा और फिर इसके बाद में उसको बाहर निकाल लेगा। ठीक है ना, बाहर निकाल करके जो बकेट में पानी आया है उसको खेतों में डाल दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को कि कुआं एक है, एक बाल्टी है, ठीक है ना, एक ही पुली है, एक ही बाल्टी है, और खेत अपना बहुत बड़ा है। तो एक पूरे खेत को एक दिन में अगर उसको सींचना है तो कितना
टाइम लग सकता है, और टाइम छोड़ो कितनी मेहनत लगेगी कि एक एक करके एक एक बाल्टी पानी निकाल रहे हैं और उसको जो है ना खेतों में ले जा करके डाल रहे हैं। और खेत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो होता क्या है, किसान एक तरफ खड़े रहते हैं खेत के और यहीं से जो है ना डालते जाते हैं कि पानी जो है ना बहता जाएगा, पानी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। ये सही है कि पानी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा, लेकिन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और प्लस कितना पहुंचेगा। आखिरी एंड पे जो प्लांट होंगे उनको थोड़ा बहुत ही पानी मिलेगा, और जो किसान के पास वाले पौधे हैं उनको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर मोट या पुली सिस्टम का यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, तो यहाँ पे अनइवन या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था पानी का, है कि नहीं, कि कहीं पानी ज़्यादा आ रहा है, कहीं पानी कम डाला जा रहा है, कहीं ज़्यादा डाला जा रहा है। तो देखा जाए तो ये सिस्टम, अब उस समय इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी, पुराने ज़माने के किसानों की भी कोई गलती नहीं है ना, तो उतनी टेक्नोलॉजीज़ होती नहीं थी, इसलिए जो उनको मेथड समझ में आता था वो उस चीज़ को अपनाते थे। ठीक है, तो ये एक बेसिक मेथड है मोट या पुली सिस्टम, जहाँ पे पुली रहती है और एक एंड किसान पकड़ता है, दूसरे एंड में बाल्टी बंधी होती है और बाल्टी से पानी कुएं से निकाला जाता है। अगर बाल्टी का साइज़ बड़ा हो, ठीक है ना, कंटेनर का साइज़ अगर बड़ा हो, तो फिर यहाँ पे बुलक का यूज़ किया जाता है, बैलों का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, कि बैल उठा करके खींच देते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंसान से ज़्यादा तो बैलों में ताकत होगी। तो ये हुआ अपना एक बेसिक पुली या मोट सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, चेन पंप मेथड। देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैम रीड नहीं कर रही है, मैम समझा नहीं रही है। जो मैं बोल रही हूँ वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में दूसरा मेथड कौन सा होता है हमारे पास, चेन पंप मेथड। चेन पंप मेथड मतलब क्या, इसको भी हम समझते हैं एक सुंदर सी GIF से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो व्हील्स लगे होते हैं। ठीक है, एक व्हील होता है हमारा, बेसिकली यहाँ पे एक कैनाल बनाई जाती है, एक नैरो कैनाल बनाई जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैनाल मतलब क्या, कि एक पानी को डालने के लिए चैनल टाइप का, ठीक है ना, एक पगडंडी टाइप की। तो यहाँ पे एक नैरो कैनाल बनाया जाता है, इस कैनाल के ऊपर एक व्हील रखा जाता है, बड़ा सा व्हील। ठीक है, फिर इसके बाद में एक दूसरा व्हील भी होता है। दूसरा व्हील कहाँ होता है, जहाँ पे आप जिस वाटर रिजर्वायर से आप पानी निकाल रहे हो, सपोज़ यहाँ पे खेत के पास में क्या है, खेत के पास में एक तालाब है, ठीक है ना, और उस तालाब के पानी को ही आप इरिगेशन के लिए, अपने खेत के इरिगेशन के लिए यूज़ करते हो। तो तालाब यानी कि पॉन्ड के लेवल पे आप क्या करोगे, दूसरा व्हील रखोगे। पहला व्हील आपने कहाँ रखा, पहला व्हील आपने एक कैनाल बनाई थी, उसके ऊपर आपने वो वाला व्हील रख दिया, और जहाँ पे आपका वाटर रिजर्वायर है, जहाँ से आप पानी उठा रहे हो, ले रहे हो, वहाँ पे आपने दूसरा व्हील रखा है। अब दोनों ही व्हील्स को जो है एक चेन के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, चेन बोल लो या एक कन्वेयर बेल्ट बोल लो। हम मॉल्स वगैरह जाते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है ना एक जो कन्वेयर बेल्ट होती है वो चलती है एस्केलेटर वगैरह में, है ना। तो यहाँ से आ रही मतलब कि आप समझ सकते हो कि वो ऐसे लंबे में चलती है, ठीक है ना, तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर वो होती रहती है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ऐसी ही कन्वेयर बेल्ट टाइप की चेन बंधी होती है जो दोनों ही व्हील्स को कनेक्ट करती है। अब ये वाला व्हील होता है ना, जो कि हमारे कैनाल के ऊपर है, इसमें एक हैंडल लगाया जाता है, ठीक है, और इस हैंडल को जो है घुमाया जाता है। तो हैंडल को घुमाने से क्या होता है, ये जो व्हील है ये घूमता है, और जब ये व्हील घूमता है तो ये जो चेन है ये घूमती है, और जब ये चेन घूमेगी तो जो नीचे वाला व्हील है, जो कि आपने अपने तालाब के पानी में डुबो करके रखा है, तालाब के लेवल पे आपने व्हील लगा के रखा है, वो भी घूमेगा। तो घूमने से होता क्या है, घूमने से होता यह है कि जो आपने चेन लगा के रखी है ना, इसमें हम बकेट्स जो है बांध के रखते हैं, ठीक है ना, बकेट्स बोलो, बाल्टी बोलो, कंटेनर्स बोलो, ये सब जो है इस चेन में टाई करके रखे जाते हैं। तो होता क्या कि जैसे ही आपने ये जो है ना इसका हैंडल चलाया, ये व्हील घूमा, ये चेन घूमी, इस चेन को घूमने से क्या हुआ, ये वाला व्हील घूमा, तो इस चेन में जो बाल्टियाँ लगी रहती है, जो कंटेनर्स लगे होते हैं, वो भी घूमने लगते हैं। तो होता क्या है, जब आपने हैंडल घुमाया तो यहाँ पे जो बाल्टी रखी होगी, ठीक है, जो इस वाले व्हील के कांटेक्ट में होगी, क्योंकि ये वाला व्हील कहाँ है, ये आपने वाटर रिजर्वायर में, जो आपका तालाब है उसके लेवल पे आपने लगा करके रखा है। तो ये यहाँ से जो बाल्टी आएगी वो पानी के अंदर से होती हुई आएगी। समझ रहे हो आप लोग इस बात को, कि ये वाला जो व्हील है वो कहाँ है, पानी के सरफेस पे है या पानी के अंदर है। तो जब ये वाला व्हील घूमेगा, ये चेन घूमेगी,
तो यहाँ पे जो बाल्टी होगी इस लेवल पे, वो पानी के अंदर से ऐसे डूबते हुए आएगी, खुद डूबेगी, और जब ऊपर उठेगी तो वो अपने अंदर पानी लेकर के आएगी। ठीक है, अब ये बाल्टी ऊपर आई, क्योंकि ये चेन घूम रही है, तो चेन में जो बाल्टी बंधी हुई है वो भी घूमेगी, तो नीचे से लेकर के कहाँ आएगी, बाल्टी ऊपर आएगी। ऊपर यहाँ पे जो हमने कैनाल बना करके रखी है, इस कैनाल में बाल्टी के पानी को खाली कर दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये जो खाली बाल्टी है वो अब घूम के वापस से कहाँ जाएगी, तालाब में जाएगी। तालाब में फिर जो है ना, तालाब के पानी से के अंदर जाएगी, अपनी बाल्टी में जो है ना पानी स्टोर करके आएगी, और फिर से जो है ना इधर पे आते हुए जो कैनाल है वहाँ पे पानी पलट दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो यहाँ पे ह्यूमन लेबर यूज़ हो सकता है। एक किसान जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, इस हैंडल को घुमाएगा, और घुमाने से क्या होगा, ये पूरी चेन चल निकलेगी, और चलते चलते हम बोलते हैं कि पानी जो है ना तालाब से या जो भी वाटर रिजर्वायर है जिसको आप यूज़ कर रहे हो इरिगेशन के लिए, वो जो है यहाँ पे उससे पानी आता जाएगा। ठीक है, और ये जो कैनाल बनाई हुई है ना, शैलो कैनाल, नैरो कैनाल, इस कैनाल को फर्दर हम बोलते हैं कि यहाँ पे पानी डाला जा रहा है, इस कैनाल को जो है खेत से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे इस कैनाल में पानी जाता जा रहा है, और यहाँ से फिर खेतों में डिस्ट्रीब्यूट पानी होता जा रहा है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया है कि कैसे चेन पंप मेथड का पुराने ज़माने में यूज़ करते थे इरिगेशन पर्पस के लिए। तो देखा जाए तो ये पुलिस सिस्टम से, मोड सिस्टम से काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे ह्यूमन लेबर कम लग रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे जो है ना व्हील चलाने के लिए एक इंसान की ज़रूरत है, और पानी जो है अपने आप भरता जा रहा है। वरना मोड सिस्टम में क्या होता है कि उसको खींचना पड़ता है, फिर डालना भी पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूट तो खैर यहाँ भी करना पड़ता है, डालना तो यहाँ भी पड़ता है, लेकिन हाँ ह्यूमन लेबर यहाँ भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा कम लग सकता है, मैंने थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, और ज़्यादा पानी निकल रहा है एक ही बार में। तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा क्या, चेन पंप सिस्टम। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, देखो यहाँ पे बाल्टी पानी डालते हुए आगे जा रही है। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम की, नेक्स्ट मेथड की, जिसको हम कहते हैं ढेकली। ढेकली में क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे एक पिक्चर से। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे कुआं होता है। ठीक है, कुएं के इस साइड में, मतलब किसी भी साइड में एक वी शेप की, ठीक है, वी शेप का जो है लकड़ी का एक मोटा सा लॉग रखा जाता है, मोटा सा लकड़ा रखा जाता है। कैसा? वी शेप का, जैसे फोक का शेप होता है ना, फोक का ये वाला, ऐसा शेप का जो है लकड़ी नहीं लकड़ा रखा जाता है। ठीक है, अब इस फोक के बीच में यहाँ पे जहाँ पे जगह होती है, इसमें से एक बड़ी सी लकड़ी की ही डंडी निकाली जाती है, काफ़ी मजबूत होती है वो लकड़ी की डंडी। ठीक है, लकड़ी की एक एंड को बांधा जाता है वजन के साथ, वेट के साथ, और दूसरे एंड पे जो है बाल्टी फंसाई जाती है। ठीक है, और ये वाला जो एंड है जिसमें बाल्टी फंसी हुई है, ये कहाँ आता है, ये कुएं के माउथ के पास आता है, यानी कि जहाँ पे कुआं का मुंह है, जहाँ से आप पानी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या करा है, ढेकली में फोक शेप का वुडन लॉग रखा है, जो बीच में जगह है यहाँ से, तो यहाँ पे फिर से एक मोटा सा लकड़ी का लॉग रखा जाता है। ठीक है, एक एंड इसका बांधा जाता है वजन से, दूसरा एंड बांधा जाता है बाल्टी से, और ये वाला एंड कहाँ आता है, वेल यानी कि कुएं के माउथ के पास आता है। ठीक है, अब होता क्या है, सीसॉ देखा है ना आपने, सीसॉ में क्या होता है भाई, अगर हम एक सीसॉ बनाए तो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ अगर वज़न ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ वज़न आपने ज़्यादा रखा है तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे काउंटर वेट टाइप का सिस्टम चलता है कि अगर यहाँ वज़न ज़्यादा तो ये नीचे, जिसका वज़न ज़्यादा वो नीचे, जिसका वज़न कम वो ऊपर। अगर यहाँ पे आपने ज़्यादा वज़न रखा है तो ये वाला एंड नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। अब होता क्या है, जब यहाँ पे इस एंड पे ये जो लकड़ी आपने बांध के रखी है फोक के बीच में से, इस लकड़ी पे अगर आप इस एंड पे वज़न बांधते हैं तो यहाँ पे वज़न ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो वज़न ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये वाला एंड ऊपर आ जाता है, और जैसे ही आप यहाँ पे वज़न रिलीज़ करते हो तो ये वाला एंड क्या, ये भारी हो जाता है। तो भारी होने के कारण क्या होता है, ये नीचे चला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सीसॉ का एग्जाम्पल याद रखते हुए कि जहाँ पे वज़न ज़्यादा है वो चीज़ नीचे जाएगी। इस वाले एंड पे जब हम वज़न को हटा देते हैं, क्योंकि ये वाला एंड बाल्टी से बंधा हुआ है, इसलिए ये वाला एंड भारी हो जाता है। भारी होने के कारण ही नीचे चला जाता है। नीचे कहाँ जाएगा,
क्योंकि कुएं के मुंह के पास रखा है तो कुएं के अंदर जाएगा, बाल्टी जाएगी कुएं के अंदर और उसमें आ जाएगा पानी। फिर इसके बाद में क्या होता है, इस एंड पे वजन को फिर से बांध दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इस एंड से आप वजन को बांध दोगे तो ये वाला एंड हो जाएगा भारी, इसका मतलब ये हो जाएगा नीचे, और अगर ये नीचे हो जाएगा मतलब ये वाला हो जाएगा हल्का, ऊपर आ जाएगा। तो पानी से भरी हुई बाल्टी ऊपर आ जाती है। तो जैसे सीसॉ चलता है वैसे ही हमारा जो ढेकली सिस्टम है, ढेकली मेथड है, वो भी चलता है। पहले यहाँ पे वजन छोड़ देंगे ताकि ये वाला भारी हो जाए, ठीक है। बाल्टी जाएगी नीचे, पानी भरेगी, फिर यहाँ पे बांध दिया जाएगा वजन, ये हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा भारी, ये हो जाएगा हल्का, ये आ जाएगा ऊपर। फिर किसान क्या करेंगे, इस बाल्टी से अगेन यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक कैनाल बना करके रखी है, तो बाल्टी से जो आप बोल सकते हो कि पानी है वो इस कैनाल में छोड़ दिया जाता है, और ये कैनाल हम बोलते हैं कि आगे जा कर के खेतों तक कनेक्टेड होती है, तो खेतों में पानी सप्लाई हो जाता है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राहत। राहत को हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। इस लीवर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे भी 2 व्हील्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा व्हील लगाया जाता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये बड़ा सा व्हील लगाया जाता है, जो भी आपके पास वाटर रिजर्वायर हो, एक बड़ा सा व्हील लगाया जाता है, और इस बड़े से व्हील में काफ़ी सारे कंटेनर्स या बाल्टियाँ जो है कनेक्ट करी रहती हैं, ठीक है। और ये व्हील आधा पानी में डूबा होता है। सपोज अगर आपके खेत के पास तालाब है, ठीक है, तो तालाब में आधा ये जो व्हील है, तालाब के पानी में ये व्हील आधा डूबा रहता है और आधा बाहर रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और व्हील यहाँ पे लगाया जाता है, जिसको कि बलक से यानी कि बैलों से ऑपरेट किया जाता है, और दोनों ही व्हील्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि जब हमारी जो ये बैल है, जब ये घूमेंगी तो इनके घूमने से क्या होगा, ये वाला व्हील घूमेगा, ये वाला व्हील जब घूमेगा तो ये वाला व्हील जो कि आपके वाटर रिजर्वायर के अंदर है, जिसमें बहुत सारी बाल्टियाँ बंधी हुई हैं, ये भी घूमने लगता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारी गाय घूम रही है, गाय के घूमने से क्या हो रहा है, हमारा ये जो व्हील है जो कि हमारे वाटर रिजर्वायर में है, ये भी क्या हो रहा है, ये घूमता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधा जो व्हील है वो पानी के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये कुछ जब इस तरह से घूमता है तो जो बाल्टियाँ हैं वो पानी लेकर के ऊपर आती हैं, वो वाली बाल्टियाँ जो कि पानी के नीचे हैं, जब वो ऊपर आएंगी तो अपने साथ बाल्टी में पानी लेकर के आएंगी, ठीक है। उस पानी को निकाल लिया जाता है। फिर इसके बाद में जब वो ऊपर आएंगी तो ये वाली खाली बाल्टियाँ नीचे चली जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद में जब और व्हील घूमेगा तो ये अपने साथ ऊपर पानी लेकर के आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पे इस वाले व्हील को इंसान भी चला सकते हैं, लेकिन इंसानों को चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए बैलों का यूज़ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं राहत सिस्टम या लीवर सिस्टम, ठीक है। चलो अब ये सारे हो गए अपने ट्रेडिशनल मेथड। अच्छा, एक पंप मेथड भी है कि दीज डेज pumps are commonly used for lifting water from wells, ponds, lakes, streams and rivers. These pumps are run by electricity, diesel, biogas और solar energy. Basically fuel की ज़रूरत पड़ती है इन electric pumps को चलाने के लिए. When a pump is used to draw out water from a narrow well, it is called tube well. ये कॉल लिखा है, इसको वेल कर लेना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब वेल कहते हैं, यानी कि बेसिकली बोर बना दी जाती है और इलेक्ट्रिक पंप से जो है उसको खींचा जाता है पानी को। ट्यूब वेल आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर लिफ्टिंग अंडरग्राउंड वाटर टू बी यूज फॉर इरीगेशन इन एग्रीकल्चर। अब देखो जितने भी हमने अभी तक सिस्टम पढ़े हैं, चाहे वो राहत हो, चाहे वो ये वाला सिस्टम हो, हमारा कौन सा वाला, ढेकली वाला हो, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो चाहे वो चेन पंप मेथड हो, चाहे वो हमारा राहत सिस्टम हो, है ना, दोनों में खास बात क्या थी कि दोनों में ही जो वाटर रिजर्वायर है वो खेत के पास ही है। चेन सिस्टम में भी और राहत सिस्टम में भी खेत के पास ही में वाटर रिजर्वायर है ना। खेत के पास ही नदी है, तालाब है, तो वहाँ पे ये सिस्टम आप लगा सकते हो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर एक खेत के पास जो है ना पास में नदी हो, तालाब हो। बहुत सारे खेत ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दूर दूर तक नदी नहीं होती है, और आप बोल सकते हो कि तालाब नहीं होते हैं, पॉन्ड नहीं होते हैं, लेक्स नहीं होती, तो फिर वहाँ पे कैसे इरिगेशन हो सकता है। तो वहाँ पे या तो आप कुआँ बना दो, कुआँ बना करके आप मोट सिस्टम यूज़ कर लो, या फिर आप ढेकली सिस्टम यूज़ कर लो। नहीं तो फिर फाइनली क्या करो, आप जो है इस तरीके से बाकायदा बोर बनवाओ अपने उसमें खेत में, और फिर ट्यूब वेल से जो है पानी निकालो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक खेत के पास जो है ना पास में एक लेक हो, नदी हो, तो वहाँ से जो है पानी लेकर के आया जा रहा हो और खेतों में डाला जा रहा हो।
बहुत सी जगह पे नहीं भी होता है तो वहाँ पे कुएँ खोदे जाते हैं, या अगर कुएँ भी नहीं हैं तो फिर इस तरीके से ट्यूब वेल्स जो हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में ये सारे हो गए हमारे मॉडर्न मेथड। फाइनली हम आ जाते हैं अपने, सॉरी ये हो गए हमारे सारे ट्रेडिशनल मेथड। अब हम आ जाते हैं अपने मॉडर्न मेथड्स के ऊपर। ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही हैं, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्रिप सिस्टम। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर मॉडर्न मेथड पे स्विच करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ज़रूरत यही है कि ट्रेडिशनल मेथड में कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स कैसे थे? सबसे पहले तो ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। चक्की चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना, पानी उड़ेले जा रहे हैं, प्लस टाइम बहुत लगता था, प्लस हम बोलते हैं कि पानी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कहीं ज़्यादा पानी आ रहा है, कहीं कम आ रहा है। ठीक है, तो इन सब ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हम आप बोल सकते हो कि मॉडर्न मेथड्स के ऊपर स्विच कर गए। ठीक है, सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि एक मेन पाइपलाइन डाली जाती है और परपेंडिकुलर पाइपलाइंस जो हैं इसी मेन पाइपलाइन से निकलती हैं। कैसे? इसका मैं अगर डायग्राम आपको बता के दिखाऊं, जैसे कि आपने खेत में अपने बीचों बीच एक बड़ी सी मोटी सी मेन पाइपलाइन डाली है। अब इस पाइपलाइन के परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कई सारी पतली पतली पाइपलाइंस आपने जो है बिछा दी हैं। और ये सारी पतली पतली पाइपलाइंस कहाँ जा रही हैं? आपके खेतों में अलग अलग एरिया में जा रही हैं। ठीक है, और ये सभी की सभी पतली पाइपलाइंस में क्या लगे होते हैं? रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रोटेटिंग नोजल्स। तो क्या होगा, जैसे ही इस मेन पाइपलाइन में पानी आएगा प्रेशर के साथ, तो मेन पाइपलाइन के थ्रू ये जितने भी आपने पतली पतली पाइपलाइंस निकाली हैं परपेंडिकुलर करते हुए, इन सब में जाएगा और इन सब से जो रोटेटिंग नोज़ल लगा हुआ है उसके थ्रू बाहर निकल आएगा। तो जो रोटेटिंग नोज़ल है वो कुछ इस तरीके से घूम घूम के चारों तरफ जो है पानी फैला देगा। तो देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। बस एक मेन पाइपलाइन बिछा दी, उसके परपेंडिकुलर में बहुत सारी पतली पतली पाइपलाइन बिछा दी, रोटेटिंग नोजल्स लगा दिए। अब जैसे ही मेन पाइपलाइन में पानी आएगा तो सभी पतली पतली पाइपलाइंस में भी पानी आएगा, देखो कुछ इस तरीके से, और वो घूम घूम के पूरे खेत में पानी फैला देंगे। ठीक है, तो आई होप स्प्रिंकलर सिस्टम सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सिस्टम क्या है हमारे पास? ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? In the drip irrigation system, there is a network of narrow pipes or tubes with small holes in the field. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे खेत में पतली 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 पाइपलाइंस जो है पूरे खेत में बिछा दे रहे हैं। ठीक है, और उन पतली पाइपलाइंस की खास बात क्या होती है कि उनमें बंधे होते हैं, उनमें होते हैं कुछ होल्स। ठीक है, होल्स भी कैसे? बांसुरी आपने देखी होगी, बांसुरी कैसी होती है? ये आपने बांसुरी बनाई, ठीक है, और उसके एक तरफ छोटे छोटे से होल्स होते हैं ताकि एयर का फ्लो जो है बना रहे। इसी तरीके से पूरे के पूरे खेत में पतली पतली पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं जिनमें कुछ इस तरीके के होल्स होते हैं। ठीक है, when water flows through these narrow pipes, it falls drop by drop at the position of the roots of the plants. ठीक है, क्या होता है, जैसे ही पानी छोड़ा जाता है इन पाइपलाइंस में, तो इन छोटे छोटे होल्स के थ्रू पानी जो है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद, हम बोलते हैं कि जहाँ पे पेड़ों की जड़ें होती हैं वहाँ पे गिरता है। This water is absorbed by the soil in the root zone of the plants and utilized by the plants. यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है ना, बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पानी सॉइल तक पहुँच रहा है। देर इज़ नो रन ऑफ और वेस्टेज ऑफ इरीगेशन। ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, पानी डाले जा रहे हैं, खेत में गया, अगर ज़्यादा हो गया तो बह गया, है ना, तो वहाँ पे भी वेस्टेज है। लेकिन यहाँ पे देखो जितना ज़रूरी है उतना डाल रहे हैं, सीधे ऐसे पानी सप्लाई कर रहे हैं कि वो सीधे कहाँ जा रहा है, पेड़ों की जड़ों तक जा रहा है, सॉइल में जा रहा है, बिल्कुल वेस्टेज नहीं है, कोई पानी बह नहीं रहा है। ड्रिप सिस्टम इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ट्रीज एंड गार्डन्स। ठीक है, और इसकी इमेज देख लो तो और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे ये पूरे आपका खेत है, यहाँ पे छोटे छोटे से पौधे उग रहे हैं, तो आप देखो ये आपको पतले पतले पाइप्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये आपको पतले पतले पाइप्स दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ये सभी क्या है, ये सभी ड्रिप सिस्टम के पाइप्स हैं, और इन सभी पाइप्स में ऐसे देखो छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो जब इन पाइपलाइंस में पानी जाता है तो ये इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे गिरता है, तो कोई वेस्टेज नहीं। ठीक है, और ह्यूमन लेबर बिल्कुल नहीं लग रहा है, बस एक बार पाइपलाइन बिछाने की झंझट है, बाकी सब इजी हो जाता है काम। तो ये हो गए हमारे इरिगेशन के मेथड। ठीक है,
तो आज की सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं इरिगेशन में, पूरा का पूरा इरिगेशन टॉपिक एक ही बार में हमने फिनिश कर लिया है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स को हमारे चैप्टर के। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।